जय हिंद। लाइव टाइम्स के खास कार्यक्रम युद्ध भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। पश्चिम एशिया की आग अब उस मुहाने पर आ खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। मिडल ईस्ट में जारी तीन देश अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे खौफनाक और नए फेज में दाखिल हो चुकी है जहां सिर्फ बारूद नहीं बरस रहा बल्कि अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ने की तैयारी है। अब निशाना सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बल्कि आम नागरिक और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ताजा रिपोर्ट दहला देने वाली है वैष्णव। बिल्कुल, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कलेजे पर प्रहार किया है। इस्फहान का एयरपोर्ट हो या फिर हॉर्मुजान के पोर्ट, रणनीतिक ठिकानों पर हुए हमलों ने युद्ध के स्केल को ही बदल कर रख दिया है। लेकिन इस बारूदी धुएं के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जिस नाकेबंदी से दुनिया कांप रही थी, वहां ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत हमारा दोस्त है और उसे नहीं रोका जाएगा। पर क्या सिर्फ भारत की सुरक्षा से दुनिया का संकट टल जाएगा? क्या ट्रंप की नई धमकियां इस आग में घी डालेंगे या समझौते की मेज सजाएंगे? क्या हम सिर्फ शांति की उम्मीद में हर दिन जदोजहद करते रहेंगे या वाकई में कोई समाधान निकलेगा? आज युद्ध भूमि में वक्त कम है लेकिन खबरें और विश्लेषण सबसे बड़े हैं। महायुद्ध के हर पहलू को करेंगे रिकॉर्ड, जानेंगे एक्सपर्ट से कि आपकी जेब और महंगाई पर इसका क्या असर होगा। अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ क्योंकि युद्ध भूमि की हर बड़ी अपडेट से आपको रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। मिडल ईस्ट में तबाही का फुल स्टॉप अब कॉमा में भी बदलता नहीं दिख रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप के एक संबोधन में युद्ध की आग में घी डाल दिया है। जी हां, ट्रंप की सीधी और घातक चेतावनी है कि ईरान संभल जाए वरना अब निशाना मिलिट्री बेस नहीं बल्कि ईरान के पुल और पावर प्लांट होंगी। इधर ट्रंप डील की डेडलाइन दे रहे हैं तो उधर ईरान जो है मिसाइलों से जवाब दे रहा है। इजराइल से लेकर अरब देशों तक आज फिर आसमान से बारूद बरसा है। ईरान का साफ कहना है कि दुश्मन के सरेंडर तक जंग इसी तरह से जारी रहेगी। बिल्कुल, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना ने अभी तक ईरान के बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से निशाना बनाना शुरू भी नहीं किया। अब अगला निशाना पुल होंगे, उसके बाद बिजली प्लांट। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नए नेतृत्व को समझना होगा कि क्या करना है और उसे जल्दी करना होगा। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को वक्त रहते डील करने की धमकी दी थी। क्या ट्रंप की ये धमकियां ईरान को घुटनों पर लाएंगी या ये महायुद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? इन सवालों पर आगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको खबर बताते हैं कि अब बड़ी खबर क्या है। 35वें दिन में क्या कुछ हो रहा है। तेहरान कराज हाईवे ब्रिज पर यूएस ने एयर स्ट्राइक की है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है, पहले पुल फिर पावर प्लांट तबाह किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के हमले अब तेज हो चुके हैं और इसी के साथ सरेंडर तक यहां पर मिसाइली जंग जारी रहेगी। ये धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन क्या इन धमकियों का असर होगा ईरान पर, यह भी देखने वाली बात होगी। तेहरान कराज हाईवे ब्रिज पर यूएस ने जो एयर स्ट्राइक किया वो सबसे बड़ी खबर है। अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। यहां पर इन्हें टारगेट किया जा रहा है। टारगेट लोग हो चुके हैं, हिट करना बाकी है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं उससे बिल्कुल यही मालूम पड़ता है। तेहरान और करज के बीच में जो संपर्क साधा जाता था उस ब्रिज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। यहां पर सैन्य गतिविधियां सबसे अधिक देखी जाती थी। बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है इस ब्रिज को तबाह करने के बाद। लंबाई की अगर इसकी बात करें तो 1050 मीटर लंबा ये पूरा ब्रिज था। निर्माण में करीब 3800 करोड़ रुपए की लागत आई थी। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण था ये ईरान के लिए, जिसे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया गया है। लगातार इस तरीके से बड़े हमले सैन्य गतिविधियों की लाइफलाइन इसको कहा जाता था। इस ब्रिज को जो है सैन्य गतिविधियों की लाइफलाइन कहा जाता था। यहीं से सारी चीजें ऑपरेट होती थी। यहीं पर सबसे ज्यादा आर्मी का अप एंड डाउन जो है वो देखा जाता था और उसके बाद जो है वो आगे यहां पर कमजोर करने का काम ईरान को लगातार कर रहे हैं धमकियों के साथ। वैष्णव, बिल्कुल, अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान को जिस तरीके से यहां पर आड़े हाथों ले रखा है, एक के बाद यहां पर बम विस्फोट होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेहरान को कराच शहर से जोड़ने वाले रणनीतिक बीआई हाईवे ब्रिज को निशाना बनाया गया और ईरानी न्यूज एजेंसी फॉर्स के मुताबिक इस हवाई हमले में कई लोग घायल हुए हैं और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान के मेयर ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसी के साथ आपको यह बता दें, उन्होंने यह भी कहा है कि इसे नागरिक ठिकानों पर सीधा प्रहार है और इस तरह से उन्होंने ये एक तरह से जो सीधा प्रहार है इसको लेकर किस तरीके से अमेरिका को और इजराइल को आड़े हाथों लिया है वो आप देख सकते हैं। ऐसे में ये ब्रिज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ब्रिज ईरान की लाइफ लाइन माना जाता है। क्यों?
इसलिए भी क्योंकि इस पर हमला जो हुआ है उसमें देखा जा रहा है अमेरिका ने ईरान की सप्लाई चेन और मूवमेंट को तोड़ने की कोशिश की है। तो यानी कुल मिलाकर एक जो घातक प्रहार ईरान पर ये हुआ है, अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि इस घातक प्रहार का जवाब आने वाले दिनों में ईरान किस तरीके से देता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नहीं बल्कि पलटवार जो है, बिल्कुल रणभूमि है ये पलटवार जो है वो लगे हाथ ही दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। B1 हाईवे ब्रिज के बारे में अब आपको बता देते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्यों आखिरकार ये ईरान के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और क्यों इसी को टारगेट जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी कि यूएस की तरफ से किया जा रहा है, ये आपको बता देते हैं। ईरान में करोड़ों का ब्रिज है ये जिसे तबाह किया गया। तेहरान और करज के बीच में ये संपर्क साधता था, यानी कि तेहरान और करज के बीच में यहाँ पर रास्ता इसी से तय होता था। सोचिए कितना महत्वपूर्ण था, राजधानी को जोड़ता था। मिडल ईस्ट का सबसे ज्यादा ऊंचा पुल इसे माना जाता है। मिडल ईस्ट का, पूरे मिडल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल जो है इसको कहा जा रहा है कि सबसे ऊंचा पुल यही था। अब लंबाई की बात करी जाए तो 1050 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई इसकी 136 मीटर है। काफी महत्वपूर्ण था, लागत इस पर काफी लगी हुई थी, सब कुछ इस पर निर्भर करता था और ऐसे में इसी को ध्वस्त कर दिया है। कितना इसका इंपैक्ट पड़ा है ये भी हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। निर्माण में करीब 3800 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 3800 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस पुल को बनाया गया था और इस पुल को बिल्कुल ठीक इसी तरीके से डिजाइन किया गया था। मजबूती के लिए इसको जाना जाता था क्योंकि जो लागत इस पर आई थी और उसको मिनटों में यानी कि कहें कि पलक झपकते ही यहाँ पर मिट्टी में मिला दिया है यूएस ने। और अब भी आगे चेतावनी दी जा रही है सैन्य गतिविधियों के लिए। लाइफलाइन था ये, यहाँ पर सैन्य गतिविधियाँ देखी जाती थी, सबसे अधिक लाइफलाइन इसको माना जाता था। इसी को धराशायी कर दिया है, इसी को मिट्टी में मिलाने का काम जो है वो कर दिया गया है, जिसके बाद अब बड़ा नुकसान जो हुआ है इसको कैसे रिकवर करता है ये जो पुल है, इसका ऑल्टरनेटिव ईरान क्या देखता है सैन्य गतिविधियों के लिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना। और इसी के साथ जानना ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पर किस तरीके से अब इसका बदला लिया जाएगा। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जी और साथ ही ईरान के एक्सपर्ट सज्जाद कारगिल जी हैं जिनसे जानना चाहेंगे इस पुल के बारे में, और विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। और अब सबसे पहले बात इसी पुल को लेकर करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये। बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और एक के बाद एक तस्वीरें इस युद्ध से जुड़ी सामने आ रही है। ऐसे में तमाम जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल JK सर मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगी। पहले तो सबसे पहले आप सभी गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स में। शुरुआत करते हैं चर्चा की और JK बंसल सर से मेरा पहला सवाल है। देखिए सर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो करज ब्रिज है वो बेहद ही महत्वपूर्ण ब्रिज माना जाता है ईरान के लिहाज से, क्योंकि अधिकतर जो यहाँ पर एक तरह से जितनी भी मिसाइलों का जो भी आना जाना होता है वो इसी ब्रिज से ही होता था। ऐसे में एक जो क्षति पहुंचाई गई है यहाँ पर अमेरिका के द्वारा, क्या लगता है इसका पलटवार किस तरीके से होगा? हालांकि F-30 विमान को किस तरीके से उन लोगों ने ध्वस्त कर दिया है ईरान ने, ये हम देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जानकारी सामने आ रही वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन काफी महत्वपूर्ण इस ब्रिज को माना जाता था, कैसा पलटवार होगा ईरान का अब इस पर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण था ब्रिज, जो एक लाइफलाइन थी सैन्य गतिविधियों की, तो उसको खत्म कर दिया गया है। अब पलटवार करने से उसको तो दोबारा रिस्टोर नहीं किया जा सकता। इनका जो एक धक्का था वो तो लग ही गया ना, जो जितना उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी थी, सेना की मूवमेंट थी, वो खत्म हो जाएगी। अब जाके मिसाइल छोड़ेंगे तो उससे उसका रिस्टोरेशन नहीं होगा। हालांकि दूसरे कंट्रीज में, जहां पर अब ये अगर दूसरे किसी कंट्रीज में, अरब कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरबिया है या बहरीन है या कतर है, वहां पे अगर किसी तरह का कोई हमला करते हैं, जिसको कहा भी गया है कि उन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, इनका ये करज ब्रिज भी ध्वस्त किया है, उसके साथ साथ 8 ब्रिज ध्वस्त किए हैं, तो उससे जो मूवमेंट खत्म हो जाएंगी, तो ये काफी बहुत सारी चीजें हैं जो एक मूवमेंट जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जो वहाँ का कर्ज ब्रिज था, उस पर बार बार यूक्रेन ने हमला करने की कोशिश की, एक बार उसका आधा हिस्सा डैमेज कर भी दिया था, तो रशिया ने उसके ऊपर में एक स्पेशल जो एयर प्रोटेक्शन दिया और हर तरह से उसको संभाल के रखा कि ये चला जाएगा तो हमारी लड़ने की क्षमता घट जाएगी, तो इससे काफ़ी धक्का लगेगा। बाकी जो और कंट्रीज हैं, अगर उनमें किसी में अटैक करता है ईरान और वहाँ के जो क्षति पहुँचाता है उनके ब्रिज को, तो उससे कोई लड़ाई में खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तो दूसरी जगह से लड़ी जा रही है, दूसरे जो वो तो एयरक्राफ्ट से लड़ी जा रही है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये ईरान को बहुत बड़ा धक्का है। और अभी जो अगर इस तरह से ही चलता रहा
ठीक है। तो कुछ दिन में वहाँ के पावर प्लांट पे अटैक हो जाएगा। तो इन बातों को देखते हुए सिस्टम कोलैप्स होने के काफी चांसेस हैं ईरान के अंदर में। उनकी जनता को भी परेशान होंगे और फिर काफी दिन, जब काफी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा IRGC लड़ाई जी। ठीक है, आएंगे आपके पास। सज्जाद जी, आपका रुख करना चाहेंगे। ईरान में सबसे बेहतरीन तरीके से हालात आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर बड़े नुकसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस पुल को लेकर सबसे बेहतरीन जानकारी आप ही से मिल सकती है। कितना नुकसान हुआ है, कितना ये जरूरी था, अब इसका अल्टरनेटिव जो है वो क्या तलाशा जाएगा? सज्जाद जी अनम्यूट कीजिएगा खुद को, आवाज नहीं मिल पा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बंसल साहब की इस बात से एग्री हूँ कि पुल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये ब्रिज भी जो कर्ज से तेहरान को मिलाता था बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सेना तो ज़रूर यूज़ करती होंगी, लेकिन इसके साथ साथ ये कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, ये एक सिविलियन टारगेट था, जिसमें लोग जो है इस रोड का इस्तेमाल सिविलियंस भी करते थे, एम्बुलेंसेस के लिए, ज़ख्मियों को ले जाने के लिए, और भी जो लोग छुपने के लिए, फूड मेडिसिन वगैरह के इस्तेमाल के लिए भी ये इस्तेमाल होता था। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जंग का आगाज़ किया है वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि रिजीम चेंज हमारा सबसे पहला मोटिव है। रिजीम चेंज हो नहीं सका, उसके बाद कहने लगे कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ है उनको हम टारगेट करेंगे। हालांकि पिछले साल भी उन्होंने नातंज के अंदर हमला करके ये कह दिया था कि सब कुछ हमने डिस्ट्रॉय किया था, उनकी क्षमता नहीं बची है। पिछले 35 दिन से अमेरिकी सदर जो है बार बार ये कह रहा है कि न कोई मिसाइल फैसिलिटी रही है, न कोई डिफेंस रहा है, न एयर कोई उनकी कैपेबिलिटी है, न ही नेवल कैपेबिलिटी है। सबको हमने ध्वस्त कर लिया है, अब कुछ बचा ही नहीं है ईरान में। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान की तरफ से पलटवार भी हो रहा है। अभी 8 ब्रिजेस को उन्होंने आइडेंटिफाई करने की बात की है कि 8 ब्रिजेस हमारे टारगेट में हैं जो गल्फ रीजन के अंदर है या इजराइल के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंसल साहब ने भी बताया कि ये एक एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है और ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए एक चीज़ समझने की है, सन 2003 के अंदर जब इराक में हमला हुआ था उस टाइम ये दुनिया जो है वो एक यूनिपोलर दुनिया थी, जिसमें अमेरिका एक वाहिद शक्ति के तौर पर थी और इराक उतना मजबूत नहीं था जितना आज ईरान खड़ा है। आज दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है और उसमें रशिया और चाइना के किरदार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ईरान के जो एलाइज हैं, जैसे लेबनान के अंदर हों, यमन के अंदर हों या इराक के अंदर हों, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस जंग में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेरा जो अंदाज़ा है कि ये जंग बहुत जल्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। और जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप है जो वो धमकियाँ दे रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ईरानी जो क़यादत है या लीडरशिप है वो उसको एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि जितना नुकसान ईरान को होना था वो हो चुका है। अभी इस मौके पर कोई भी जंग बंदी होती है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं आपके साथ, कि ये एक न्यू नॉर्मल की तरफ जाएगा कि अमेरिका जब चाहे फिर से सितंबर अक्टूबर में फिर से आके फिर हमला करेगा, फिर नई लीडरशिप को असैसिनेट करके चला जाएगा। तो ईरानियों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इस जंग में जितना नुकसान होता है हो जाए, लेकिन हम फिलहाल अमेरिका को इस पोजीशन पे लाके खड़ा करें कि वो आइंदा जो है कोई भी हमला करने से पहले वो कम से कम रीथिंक उस पर करे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान भी एक किस्म का अब डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। विद इन अमेरिका भी जो नो किंग प्रोटेस्ट के नाम से बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी भी एक बहुत बड़े जो है संकट से गुजर रही है। तो मेरा ये ख्याल है ऐसे में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है अदर देन ईरान, इजराइल एंड अमेरिका, तो उनको जो है संज्ञान लेकर के इसमें किसी न किसी तरीके का डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अमेरिका के हाथ रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान का सवाल नहीं है। ईरान के बाद क्यूबा की भी बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड की भी डोनाल्ड ट्रंप बात कर चुका है और यही नहीं बल्कि उर्दुगान को भी धमकियां दे रहे हैं। और दुनिया की जितनी भी उभरती हुई कंट्रीज और ताकतें हैं उन सबको बराबर वो लोग जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये मेरा ये ठीक है।
मैं हमारे तमाम मेहमानों को ये बताना चाहूंगी कि आज से हमारा ये जो शो है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए रहेगा, तो इसलिए मुझे बीच में इंटरप्ट करना होगा क्योंकि बहुत से सवाल हैं, बहुत सारी जानकारियां जो साझा करनी है, इसलिए अपने जवाबों को बिल्कुल सीमित रखते हुए महत्वपूर्ण चीजों को सबसे पहले रखिएगा। आपने काफी महत्वपूर्ण चीजें सजाची कही हैं। 8 ब्रिजेस जो हैं वो अभी टारगेट पर है, पावर प्लांट को लेकर लगातार धमकियां दी जा रही है, न्यू नॉर्मल की आप बात कर रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद ऐसा हमला होगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो क्या अब दुनिया को इसके लिए हैबिचुअल हो जाना चाहिए? अमेरिका किस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं उनको लेकर जो हमेशा से होती आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे, और जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। आएंगे संजीव जी आपके पास और जानेंगे यहां पर युद्ध अपराध को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। वैष्णो, बिल्कुल, अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान को कराच शहर से जोड़ने वाले बीआई हाईवे अरज पुल पर भीषण हमला किया है और इस हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। पुल को भारी नुकसान पहुंचा और इसी के साथ जानकारी ये भी देंगे कि अमेरिका सेना का इस पर कहना है कि ये कोई साधारण पुल नहीं था, इसका इस्तेमाल ईरान ड्रोन बनाने के लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करता था। अमेरिका का मकसद ईरान की ड्रोन सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ना है। ईरान के अधिकारियों और तेहरान के मेयर ने इस युद्ध अपराध बता दिया है। उनका कहना है कि यह आम जनता के इस्तेमाल वाला पुल था और नागरिक ठिकानों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ कह दिया है कि अगर ईरान उनके 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को नहीं मानता तो ईरान के अंदर ऐसे सैन्य हमले और भी तेज कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, ये ऐसे सैन्य हमले जो हैं और भी तेज कर दिए जाएंगे, यानी कि जिस तरीके से टारगेट लॉक किए जा रहे हैं उसके तहत ईरान पर जो है एक दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की देखी जा रही है। मिडल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर और रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के एक और अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट आखिरकार क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है? F-35 फाइटर जेट एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एडवांस्ड फाइटर जेट है ये, जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। और इसी के साथ F-35 फाइटर जेट एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस है ये। एक बार में 2800 किलोमीटर तक दूरी का ये सफर तय करता है। F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। अब इसको मार गिराने का दावा किया जा रहा है। ये 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में भी सक्षम माना जाता है। काबिलियत है इसकी, ये 70,000 किलो वजन के साथ भी ये उड़ान भर सकता है। और इसी के साथ F-35 को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन संजीव जी सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कि जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं युद्ध अपराध की, और ये जो हमला पुल पर हुआ है इसको लेकर ही बात करेंगे। युद्ध अपराध, क्या अब इस शब्द को डिक्शनरी से हटा देना चाहिए? क्योंकि एक के बाद इस दौरान तो काफी हमले ऐसे हो चुके हैं, स्कूल पे हमले हो चुके हैं, कॉलेज पे हमले हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स पे हमले हो चुके हैं, अब इस पुल पर। जी, ये तो जाहिर है कि जो जिनेवा कन्वेंशन है, जो आईसीसी का रोम स्टैट्यूट है, उसके विरुद्ध है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज के विरुद्ध है कि सिविलियन प्रॉपर्टीज पर हमला करना, सिविलियंस को टारगेट करना, ये जाहिर है कि ये एक युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्य से इस बात को मुझे कहना पड़ता है कि ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो सबसे अगर ज़्यादा वायलेशन अगर किसी ने किया है तो वो उन्होंने किया है जिन्होंने इसको बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्तमान समय में जिस तरीके की कार्रवाइयाँ वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर करने की वो स्टेप्स ले रहा है, चेतावनियां भी दे रहा है, और यहाँ तक कि वो ऑयल फैसिलिटीज इत्यादि को भी टारगेट करने की धमकियां डोनाल्ड ट्रंप ने दी हैं। तो इससे तो जो आम लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और ये तो अमेरिका के द्वारा जो कही गई बातों के विपरीत जानने वाली बात हो गई कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहा करते थे कि हम ईरान पर हमला इसलिए करना चाहते हैं कि ईरान के लोगों की हम मदद करना चाहते हैं, हेल्प इज ऑन द वे, पीपल ऑफ ईरान शुड नॉट फील अलोन, इत्यादि इत्यादि की जो बातें करते थे। और अब हमले ऐसे हो रहे हैं कि सिविलियन टारगेट हो रहा है, तो ऐसे में तो लोग इससे और अधिक प्रभावित होंगे। तो इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा कि जो आम लोग हैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट न किया जाए। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये वॉर क्राइम्स में आता है। ऑब्वियसली ये जिनेवा कन्वेंशन में ये सारी बातें उल्लेखित हैं, और ये जो रोम स्टैच्यू है उसके भी में सारी बातें उल्लेखित हैं कि किस तरीके से किस तरीके की जो गतिविधियां हैं, टॉर्चर करना, सिविलियन को टारगेट करना, सिविलियन प्रॉपर्टीज को हिट करना, ये सब सारी बातें वॉर क्राइम्स में आती हैं। और ये जाहिर है कि युद्ध अपराध यहाँ पर हो रहा है। और इसी तरीके का की जो स्थितियां हैं हमने गाजा में भी देखी थी,
रशिया यूक्रेन युद्ध में भी ऐसे ही युद्ध अपराध बिल्कुल। बड़े पैमाने पर हुए हैं, और बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे गए हैं। और देखिए, एक बात मैं इस सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहता हूं आपके, कि किसी भी युद्ध का जो वर्स्ट सफरर होता है वो कॉमन पर्सन होता है, और जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी होता है वो हथियार बनाने वाली जो कंपनी है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो होता है। तो ये भी इस युद्ध में भी यही दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहना चाहूंगा कि अमेरिका को भी इस बात पर विचार करना होगा कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी-एस्केलेशन के रास्ते को वो क्लोज न करे। बिल्कुल उसको, संजय जी, यहाँ पर और अमेरिका को अमेरिका के विचार करने की राष्ट्रपति ने बहुत ज्यादा जरूरत है, डील क्योंकि की जिस तरह बात की कही स्थिति है। नजर आ रही है, ऐसे में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं वो अपने आप में ही सवालों की कटघरे में है। बहरहाल चर्चा इस तरह से जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव टाइम्स। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक महीना पहले जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी नई रणनीति का ऐलान किया था, तो दुनिया की सांसें थम गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष की शुरुआत में 5 बड़े टारगेट सेट किए थे। एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, कुछ मोर्चों पर अमेरिका को सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन कई अहम लक्ष्य अब भी अधूरे हैं। पिंकी, यहां पर देखा जा रहा है किस तरीके से अभी भी उन लक्ष्यों से यहां पर दूर नजर आ रहा है अमेरिका। लेकिन ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर क्या है वो 5 टारगेट और इन पर कितनी अब तक प्रगति हुई है, यह अपने आप में ही बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये 5 टारगेट, और इन 5 टारगेट को किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब तक अचीव कर चुके हैं, कितना अचीव किया है और कितना रह गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। ट्रंप का पहला और सबसे बड़ा जो टारगेट था वो था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से ठप करना। और पिछले 1 महीने में मैक्सिमम प्रेशर नीति के तहत ईरान के प्रमुख रिसर्च सेंटरों पर जो है अटैक किए गए हैं, कड़े प्रतिबंध और साइबर हमलों की खबरें आई हैं, लेकिन ईरान अभी भी मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। यानी कि यह टारगेट पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ है। यानी कि पहला टारगेट पूरी तरीके से हासिल नहीं हुआ है। दूसरे टारगेट की अगर बात की जाए तो ट्रंप का दूसरा टारगेट था नौसेना खत्म करना। अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के कमांड स्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ईरान के कई मिसाइल ठिकानों और फैक्ट्रियों को तबाह किया, ये इनका पहला टारगेट था। इसके बाद ईरान अभी भी मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन क्षमता खत्म करने का जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ, यानी कि ये टारगेट पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाया है अमेरिका। अब सोचिए, ये टारगेट हैं जो अचीव नहीं कर पाया है। हालांकि लगातार कोशिश उसकी पूरी जारी है यहाँ पर अटैक करने की, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पीछे रहता नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और 35 दिन हो चुके हैं, अब ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचा है, ये जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर पाए। भले ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने दावे देते रहे हैं कि हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, कुछ भी ईरान के पास नहीं बचा है, लेकिन ईरान हमले जोरदार अब भी कर रहा है। ईरान के कई जहाज भी तबाह किए गए हैं। पूरी तरह से खत्म होने का दावा अभी भी सवालों के घेरे में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी तरीके से खत्म करने का दावा करते हैं वो अभी भी सवालों के घेरे में है। पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कुछ भी। ईरान समर्थित समूह को कमजोर किया जाना, ये तीसरा टारगेट था कि जो समूह ईरान को समर्थन देते हैं और उनके समर्थन में अटैक इजराइल पर लगातार करते हैं, तो ऐसे में उनको तबाह किया जाना वो भी पूरी तरीके से होता नजर नहीं आया। इराक और लेबनान में मिलिशिया अब भी सक्रिय है, यानी कि तीसरा टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। इराक और लेबनान में मिलिशिया अब भी सक्रिय है, हमले यहां से लगातार अब भी जारी हैं। अगर अब चौथे लक्ष्य की बात की जाए तो यह है ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए हैं और दावे भी अनेकों किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे भी किए गए हैं कि हमने यहां पर इनके न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उन पर अटैक किया है, भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान के पास अभी भी उच्च स्तर का यूरेनियम मौजूद है। यानी कि ये जो टारगेट है ये भी पूरा नहीं हुआ है, चौथा टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। परमाणु खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ये चौथा टारगेट था। चलिए बात करेंगे 5वें टारगेट को लेकर भी। एक और टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप के पास। कुल मिलाकर ये 5 टारगेट हैं और ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कही थी, ये सबसे महत्वपूर्ण है और 5वां लक्ष्य है ये डोनाल्ड ट्रंप का। इसका तो कुछ भी अभी तक होता नजर नहीं आया। मौजूदा शासन अभी भी पूरी तरीके से कायम है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर काफी कोशिशें की हैं सत्ता परिवर्तन की, लेकिन फिलहाल तमाम जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं वो भी ये दावा करती हैं कि सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं है ईरान में करना, और यहाँ सत्ता परिवर्तन के आसपास भी अभी डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आते, भले ही वो कितने भी दावे खुद से करते रहे हों। अब वैष्णो अगर बात की जाए तो देखिए 5 टारगेट यहाँ पर सेट किए गए, लेकिन पांचों ही टारगेट जो हैं वो अधूरे हैं कहीं ना कहीं। पांचों ही टारगेट यहाँ पर भले ही वो बातें कहते हैं कि ईरान को हम हरा चुके हैं और दावे तमाम करते हैं, लेकिन ये जो दावे हैं ये पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ सज्जाद जी हैं, संजीव जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ और भी मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जेके बंसल जी हमारे साथ हैं। बंसल सर, सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगे। 5 टारगेट आपने सुने हैं, आपको क्या लगता है 35 दिन हो चुके हैं, लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, डोनाल्ड ट्रंप के दावे भी आप सुन रहे हैं, 5 टारगेट में कितना हासिल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए पिंकी, ये जो है ना, टारगेट को असली मकसद क्या है? मकसद ये है ईरान का, जैसे कि अभी सज्जाद भाई ने भी कहा कि भाई अमेरिका को ये एक सबक मिल जाएगा कि आगे से वो अटैक ना करे, ईरान पर भी ना करे और जो है किसी और कंट्री पर भी नहीं करे। तो डेफिनेटली अमेरिका को जितना टफ रेसिस्टेंस मिल रहा है, जो उन्होंने सोचा था उसके बिल्कुल विरुद्ध हुआ है, तो ये तो आगे से सोचना पड़ेगा कि कहीं भी अटैक हो, जितना उनको नुकसान हो रहा है 35-40 बिलियन डॉलर का अभी तक हो चुका है नुकसान, तो वो नहीं करेगा। दूसरी बात ये रही कि जो टारगेट कुछ भी हो, लेकिन जो अमेरिका का और इजराइल का कहना ये था कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल को खत्म कर देंगे और अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उस स्थिति में अभी लगता है कि अगर पूरा टारगेट नहीं भी अचीव होते हैं अमेरिका के या जो उन्होंने रखे थे, लेकिन ईरान काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा। ईरान को कमज़ोर नहीं कहूँगा मैं, जो एक रजीम है जो इस समय जो हार्ड लाइनर हैं, बहुत अभी हार्ड लाइनर हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मॉडरेट भी हैं। मॉडरेट में जो मसूद पेजिशकियान है वो एक मॉडरेट हैं, वो भी तो ईरान के रहने वाले हैं जो प्रेसिडेंट हैं। अब उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, साइड लाइन किया जा रहा है। मसूद पेजिशकियान ने जो इनका एक सिक्योरिटी या जो इंटेलिजेंस ऑफिसर को या मंत्री को जब अपॉइंट किया तो उसको IRGC ने कैंसिल कर दिया। तो वो हार्डलाइनर जो हैं वो बर्बाद अपने आप भी होंगे और पूरे ईरान को भी बर्बाद कर देंगे। तो इस प्रकार से जो कुछ टाइम के लिए खतरा इजराइल को और इजराइल को खास करके खत्म हो जाएगा। अब युद्ध के बाद में चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे ईरान सरेंडर करे ना करे, अमेरिका के टारगेट पूरे हों या ना हो, लेकिन ईरान को संभलने में बहुत टाइम लगेगा। रिजीम किसी की भी रहे, जिस तरह का वहाँ इकोनॉमी कोलैप्स हुआ है और जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ध्वस्त हुई है, तो इन सबको देखते हुए वहाँ अगर कोई मॉडरेट किस्म की गवर्नमेंट आती है, पेजिशकियान जैसे जो हैं वहाँ पे जो प्रेसिडेंट पेजिशकियान, तो वहाँ एक पॉजिटिव एक इकोनॉमी बढ़ेगी। और लेकिन अगर हार्डलाइनर IRGC रहता है तो वो फिर तैयारी करते रहेंगे लड़ाई के, ऐसे खत्म हो चुका है, फिर और पैसा और उसमें खर्च होता रहेगा, तो जनता को सफ़र करना, जनता के लिए सफ़र होगा। तो ये सारी को इनको परिप्रेक्ष्य में देखने की बात है। टारगेट कोई अचीव नहीं हुए हैं जो उनकी उम्मीद थी, जो अमेरिका के इजराइल की उम्मीद थी कि बहुत जल्दी वो कर देंगे। और जिस तरह से उन्होंने पहले दिन ही जो खामनेई साहब को जो उन्होंने के ऊपर अटैक कर दिया था, तो तब ऐसा लग रहा है कि जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ईरान पूरी तरह से लड़ रहा है, एक टफ दे रहा है, लेकिन अभी भलाई भी ईरान की इसमें ही है कि वो अपने आप को संभाल करके जो डैमेज हो चुका है उसके आगे ना होने दे, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, उनके ऊपर थोड़ी फर्क पड़ रहा है, पैसों का फर्क पड़ रहा है उनके ऊपर, लेकिन ईरान तो बर्बाद हो जाएगा, वहां की जनता तो बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल, और लगभग बड़ा नुकसान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा चुका है। भले ही वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी नुकसान बेहद ज्यादा कर चुके हैं। और ईरान जो है, मैं शुरुआत से कहते आ रही हूँ, ईरान जो है वो सुसाइडल बॉम्ब की तरह नजर आ रहा है कि आप नुकसान करते रहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर अब भी वहां पर भरोसा दे दिया जाता है तो 3-4 महीने के बाद दोबारा यही हरकतें जो है वो शुरू हो जाएंगी कहीं ना कहीं से। इसलिए ईरान इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पर आगे चर्चा लगातार जारी रहेगी। बात कर लेते हैं हमारे इस खास शो में शांति वार्ता को लेकर, शांति को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। वैष्णो, बिल्कुल, जैसे कि देखा जा रहा है पिंकी की 1 महीने बाद भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कहीं आंशिक सफलता तो कहीं बड़ी चुनौतियां अब भी बाकी है। ईरान युद्ध में अमेरिका के सामने अभी लंबा रास्ता बाकी दिख रहा है। तो इस तरह की स्थिति फिलहाल अभी नजर आ रही है और देखा जा रहा है किस तरीके से युद्ध जो है लगातार और भी ज्यादा घातक स्थिति में जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर घातक हालात में युद्ध जाता नजर आ रहा है, लेकिन शांति के कई प्रयास किए जा रहे हैं जिसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। हॉर्मोज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग एक बार फिर से चर्चा में है। ब्रिटेन की पहल पर गुरुवार को एक बड़ी ऑनलाइन बैठक हुई जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। अब सवाल यह है कि इस बैठक का मकसद क्या था, कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ा। वैष्णो, बिल्कुल, क्योंकि हाल के दिनों में इस इलाके में बढ़ते तनाव
और जहाजों पर खतरे और सुरक्षा चिंताओं के चलते इस मार्ग के हालात काफी गंभीर हो गए हैं और इसी को देखते हुए ब्रिटेन ने पहल करते हुए गुरुवार को एक अहम वर्चुअल बैठक बुलाई और इस बैठक का मकसद क्या था वो भी आपको बताएंगे। तो दरअसल इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था वो हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित तरीके से फिर खोलना है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को सुचारू बनाना है, तेल और गैस की सप्लाई को बाधित होने से बचाना है, क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव को नियंत्रित करना है। बिल्कुल, इस अहम बैठक में 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, भारत और यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश शामिल हुए। बैठक हुई, बैठक में 60 देश शामिल हुए। अब सवाल यह है कि इस बैठक का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट से हर दिन दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई होती है। अगर ये मार्ग बाधित होता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, महंगाई पर असर पड़ सकता है और वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। तमाम इन कंट्रीज में अभी भी असर देखा जा रहा है। भारत जैसे देशों के लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में इस मार्ग की सुरक्षा सीधे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब ये बातचीत हुई है और इस बातचीत में तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास जो हैं वैष्णव वो किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से हालातों को काबू किया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि वॉशिंगटन में सत्ता परिवर्तन की आहट और डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयानों ने मिडिल ईस्ट की बिसात बदल दी है। इस हलचल के बीच रियाद और मॉस्को से आई एक फोन कॉल ने दुनिया भर के विदेश मंत्रालयों के कान खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर अहम बातचीत की है और अपने आप में ही ये जो फोन पर हुई बातचीत है वो अहम मानी जा रही है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई इस फोन कॉल में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। यह बातचीत संकेत देती है कि सऊदी अरब और रूस इस संकट में सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाना चाहती हैं। लेकिन क्या वाकई में ये बातचीत सफल होगी? क्या इस बातचीत में रहा मिडिल ईस्ट में जारी जो संघर्ष है उसको लेकर इसमें बातचीत हुई है? हालातों को लेकर यहाँ पर बातचीत जो है वो की गई है। संभावित युद्ध विराम के रास्तों को लेकर बातचीत हुई है कि युद्ध विराम किस तरीके से कराया जाए, किस तरीके से इस युद्ध को रोका जाए, इस पर बातचीत हुई है। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि ऊर्जा संकट इस वक्त सबसे ज्यादा मंडराता नजर आ रहा है, इसको लेकर बातचीत हुई है। तेल बाजार की स्थिरता को लेकर बातचीत हुई है क्योंकि तेल बाजार में जो हलचल इस वक्त देखी जा रही है वो बड़ी मुसीबत है इन तमाम कंट्रीज के लिए, उसको लेकर बातचीत हुई है। अमेरिका की संभावित भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस बैठक के दौरान सहयोगी देशों को असहज किया जा रहा है, इस पर बातचीत हुई है। जो सहयोगी देश हैं उन पर किस तरीके से आंच आ रही है, इस पर बात हुई है। वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी नई बहस छेड़ दी गई है इस बैठक के दौरान। अब देखिए, तमाम ऐसी चीजों को लेकर बातचीत इस बैठक में हुई है जो आने वाले वक्त में बड़ा बदलाव भी हो सकते हैं या फिर ये बातचीत दबकर भी रह सकती है। मिडिल ईस्ट में नए कूटनीतिक समीकरणों की शुरुआत इसको माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में नए कूटनीतिक समीकरणों की शुरुआत सऊदी एक मध्यस्थ शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, ये बताया गया है। रूस इस मौके का रणनीतिक फायदा उठाना चाहता है। रूस इस मौके का रणनीतिक फायदा उठाना चाहता है, ये कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने इससे पहले भी लगातार बातचीत की अमेरिका से। अमेरिका को कहा था कि अगर आप यूक्रेन की मदद करना बंद करेंगे तो हम यहाँ पर ईरान को जो है पीछे के खाने से जो हम मदद दे रहे हैं, यानी कि कोई भी टारगेट है उसको हिट जब भी ईरान करता है तो ये संभावना जताई जाती है कि यूएस के जो तमाम ठिकाने हैं उनकी जानकारी कहीं गुपचुप तरीके से रूस जो है वही दे रहा है। लेकिन इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर आप यूक्रेन से बात करेंगे और यूक्रेन की मदद करना छोड़ देंगे तो हम यहाँ पर ईरान की मदद करना छोड़ देंगे। अब रूस को लेकर भी इसमें बातचीत हुई है। वैष्णव, देखिए, रूस को लेकर बातचीत हुई है, तमाम जो दूसरे समीकरण हैं उनको लेकर बातचीत हुई है। लगातार बातचीत का सिलसिला तो जारी है। ये बैठक अब तक की इस युद्ध को लेकर सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या लगता है कि कुछ असर होगा? किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस तरह के टर्म्स हैं वो हम सभी जानते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से जानती हैं। ऐसे में सऊदी अरब का, या यूं कहें कि जिस तरीके से क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर बात की है पुतिन से, तो अपने आप में ही सबका ध्यान खींच रही है कि क्या अमेरिका ने सऊदी अरब से दुश्मनी मोल ली है। क्योंकि बीते दिनों पहले जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि तेल उनसे भी खरीदा जा सकता है, प्रचुर मात्रा में उनके पास तेल है। बिल्कुल, तो अपने आप में बिल्कुल ऐसे तमाम बड़ी चीजें हैं। यहाँ है। पर हर कोई जो है अपना कहीं ना कहीं मुनाफा भी देख रहा है इस युद्ध के दौरान कि किस तरीके से हम इन हालातों से फायदा जो है वो लें। हमारे तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके बंसल जी हमारे साथ हैं, सज्जाद कारगिली जी हमारे साथ और संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। सज्जाद जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, इस बातचीत को लेकर आपको
क्या लग रहा है, ये जो तमाम बातचीत हुई है, जिन तमाम पहलुओं को इस वक्त हम आपको बता रहे थे कि ये मुख्य बिंदु रहे हैं जिसको लेकर चर्चा हुई है, तो इस बैठक को लेकर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ईरान में इस बैठक को लेकर देखा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के माइंड में क्या है। इस बातचीत का असल जो जहाँ से बात जो है वो पीस की तरफ जानी है, वो ईरान और अमेरिका की लीडरशिप को अभी डिसीजन लेना है। जहाँ तक जो मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिकॉज उन्होंने एक एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ भी किया था और ये कहा था कि अगर सऊदी अरबिया में हमला होता है तो उससे पाकिस्तान पे हमला मान लिया जाएगा, और पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरबिया पे हमला मान लिया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान पे अफ़गानिस्तान ने हमला किया, लेकिन सऊदी अरबिया कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया, और सऊदी अरबिया पे ईरान के मिसाइल दागे गए, लेकिन कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान आपको नज़र नहीं आया। हालांकि पाकिस्तान भी काफ़ी डेस्परेट था, काफ़ी टाइम से वो डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर नोबेल पीस प्राइज़ मांग रहा था उनके लिए, ताकि उनको अपने लिए भी राहत, क्योंकि घरेलू हालात वहाँ के भी ठीक नहीं है, तो कुछ राहत मिल जाए। मुझे लगता है अल्टीमेटली जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने ये बेहतर समझा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हर आधे घंटे में अपना स्टेटमेंट बदलते रहता है, उन्होंने अब ये, मुझे लगता है ये अंडरस्टैंड कर लिया कि अमेरिका चूंकि इतना सब कुछ, इतने बेसिस देने के बावजूद न यूएई को बचाने आया, न बहरीन को बचाने आया, न किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया को बचाने आया, न कतर को बचाने के लिए आया। अमेरिका इस पूरे रीजन में अगर किसी को बचा रहा है तो वो इजराइल को बचा रहा है। सज्जाद जी, माफी के साथ आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी, फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उस जानकारी का रुख कर लेते हैं, उसके बताएंगे आपके पास। कुवैत की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है। अब रिफाइनरी के कई ऑपरेशनल यूनिट्स में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस वक्त का ये बड़ा हमला देखा जा रहा है। वैष्णो, बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रिफाइनरी की कई ऑपरेशनल यूनिट्स में आग लगी है। आग यहां पर उठती देखी जा रही है और देखा जा रहा है कि इस तरीके से हमला जो है और भी ज्यादा तीव्र होता नजर आ रहा है। कुवैत की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं अगली बड़ी जानकारी इस महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है कि ईरान युद्ध में 24 घंटे में 148 लोग अस्पताल पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है कि ईरान युद्ध में 24 घंटे का ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि 148 लोग अस्पताल पहुंचे हैं। ईरान में घायलों की संख्या अब बढ़कर 6500 तक पहुंच चुकी है। इवन इसके पार जा पहुंची है पिंकी, क्योंकि इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। 24 घंटे में 148 लोग अस्पताल पहुंचे हैं और ईरान में घायलों की संख्या जो है 6500 के पार बताई जा रही है। ठीक है, लगातार यहाँ पर घायलों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार बड़े हमले देखे जा रहे हैं, और ईरान में आंकड़ा जो है घायलों का और मरने वालों का सबसे अधिक इस वक्त देखा जा रहा है। सज्जाद जी, समय बेहद कम है आज हमारे पास, तो इसलिए जल्दी से अपनी महत्वपूर्ण बातों को सबसे पहले रखते हुए पूरा कीजिए। जी, मैं यही कहूँगा कि ये जो अरबी कंट्रीज़ हैं, ये शीशे के महल हैं, और इनको ये समझ में आ गया है कि अब अमेरिका हमें बचाने नहीं आएगा। इन्होंने बेहतर काम किया है और ये बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात किया, क्योंकि इस वक्त ईरान के साथ सबसे ज़्यादा रेलिवेंट अगर कोई पावर नेगोशिएशन टेबल पे बात कर सकती है किसी पोटेंशियल उसके साथ, तो वो व्लादिमीर पुतिन की आवाज़ है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि वो यहाँ से कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन ये है कि अरब कंट्रीज अभी अपना बचाव करने की पोजीशन में है, लेकिन फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो एंगेजमेंट उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा पहल कदम उठाया है, लेकिन अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में ही होना है, और इस पर आगे क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, संजय जी आपके पास आना चाहेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर लगातार तनाव है, इस बैठक में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इसी पर रहा है। ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, जिस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बैठक का कोई असर होगा? हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई समाधान यहां से निकल सकता है? देखिए, ईरान के इस्लामिक रिजीम को इस बात को समझना होगा कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये एक इंटरनेशनल वाटर्स है। ये जो एक नेचुरली मेड ये एक रूट है और जिसको कि बाधित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर टोल वगैरह वसूलना और इसको ब्लॉक कर देना और ये कहना कि हम जिसको चाहेंगे जाने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं जाने देंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेशन है, अनक्लॉज का पूरा वायलेशन है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रिटेन की लीडरशिप में जो बैठक हो रही है, उस बैठक के बाद ईरान की लीडरशिप को, और उसमें जाहिर है कि रशिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, चाइना भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। विच एवर जो कंट्रीज जिनका कि ईरानियन इस्लामिक रिजीम के साथ थोड़ा संपर्क है, वो उनको बताने की कोशिश करें कि इस तरीके की जो व्यवहार है
वो अंतर्राष्ट्रीय जो मैरीटाइम जो लॉज हैं उसका वायलेशन है क्लियरली। अगर इसी तरीके का वायलेशन किया जाता रहा तो स्टेट ऑफ जो बाब अल मंडेब स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का है, जो साउथ चाइना सी में चाइना, तो इसको लेकर के इम्बोल्डन होगा। चाइना भी तो तमाम टॉल वगैरह सुनना शुरू कर देगा। वो तो पूरे 90% साउथ चाइना सी को अपना बताता है। तो ऐसे में ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं उसको हमें भी रिस्पेक्ट करना होगा। और इसी वजह से ये लगातार ईरानियन रिजीम को भी कहा जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनको ये बताने की और सलाह देने की भी कोशिश कर रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ आइए। बहुत ज़्यादा कम्बैट के मोड में अगर जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको एसिमेट्रिक वॉरफेयर, कोई आतंकवादी संगठन बन के ही भविष्य अपना गुजारना पड़ेगा। और अभी तक तो इस्लामिक रिजीम वहाँ पर है, लेकिन अगर इसी तरीके का अप्रोच रहा तो मैं भविष्य के बारे में नहीं कह सकता कि वो इस्लामिक रिजीम रहेगी, उसका शासन रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर जेके बंसल सर का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बिल्कुल स्थिति जो है काफ़ी यहाँ पर विचलित होती नजर आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक तरह से चिंता का विषय बना हुआ है और इसको लेकर बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक को लेकर किस तरह का निष्कर्ष है ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। ऐसे में जेके बंसल सर, आपको क्या लगता है जिस तरह का एक कब्जा वाला जो एक मोड यहाँ पर नजर आ रहा है ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बैठकें भी हो रही हैं, क्या कोई समाधान यहाँ पर निकल पाएगा? इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। ईरान अपना कब्जा करके रखेगा और फ्रांस ने भी ये कह दिया कि बाई फोर्स इसको हटा नहीं सकते। और जब यूएन में वोटिंग हुई तो उस समय चाइना ने और जो है रशिया ने, दोनों ने ही है उनके फेवर में दिया कि हाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं कराने की उसमें दिया हुआ। रही बात जो आपने कहा मीटिंग हुई है, जैसे सऊदी अरबिया की मीटिंग या उनसे बातचीत हुई है, इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन उसका क्या रिजल्ट या उससे कौन किस बात को मानता है ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सऊदी अरबिया तो जो है व्लादिमीर जो जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं, जेलेंस्की भी यहाँ पर आया था एंटीडोट देने के लिए, प्रेसिडेंट जेलेंस्की। तो इस स्थिति को देखते हुए प्रेसिडेंट जेलेंस्की और रशिया का तो कोई, दोनों को तो आप नहीं कर सकते ना। तो इसी प्रकार से जब रशिया ने युद्ध शुरू किया था यूक्रेन ने, तो रशिया भी सऊदी अरबिया में आया था और उस समय बाइडेन की बात सऊदी अरबिया ने नहीं मानी थी पेट्रोल के कंट्रोल करने के लिए, पेट्रोल के प्राइस, और वो उन्होंने जो है रशिया की बात मानी। तो इस बात को देखते हुए ये इंटरनेशनल जो है आज की तारीख में इतना उलटफेर हो रहा है कि कोई भी किसी के साथ रहे, आज किसके साथ है कल किसके साथ है, बड़ा मुश्किल है ये कहना। तो सब अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं और इसी वजह से एक दूसरे का विश्वास सबके ऊपर खत्म हो रहा है। और हॉर्मुज स्टेट तो अभी खुलेगा नहीं और ना ही इसको ईरान खोलेगा। ईरान ने तो अपनी संसद में पास कर दिया है कि हम तो उस पर वो लगाएंगे टैक्स, और अभी भी $1 पर जो है बैरल ले रहे हैं। अगर $2 मिलियन जाता है एक टैंकर में तो $2 मिलियन ले लेते हैं जो किसी भी टैंकर से वो। तो इस प्रकार से जब जिसको पैसे मिलेगा तो वो क्यों खोलेंगे ऐसे। और अब अगर युद्ध में खुल गया तो खुल गया, कौन वो किसकी बात मानेगा आप बताइए। रशिया का खास क्या इंटरेस्ट है, उनका तो जाता नहीं है यहाँ से। चीन को उन्होंने पहले से परमिट किया हुआ है, अगर चीन से पैसा नहीं मांगते तो और कौन रह गया वो इसको खुलवाने के लिए। भारत को भी परमिट किया हुआ है। तो बाकी जो है रहे यूरोपियन कंट्रीज, तो वो स्वेज कैनाल के थ्रू या जो दूसरे रूट बना रहे हैं जो सऊदी अरबिया से लेकर, तो अपने दूसरे रास्ते अपनाएंगे। अगर इस समय क्योंकि IRGC रिजीम अपनी मर्जी से या जो किसी भी चीज को इसको नहीं खोलेगी, और अगर लड़ाई से अगर उसको बाई फोर्स कराना है तो इस समय हो सकता है अमेरिका प्रेशर डाल सकता है, चाहे वो जो है खर्ग आइलैंड के ऊपर में अटैक करे या लरक आइलैंड जो एक मेन आइलैंड है या जो मूसर आइलैंड के ऊपर अटैक करके अभी हो सकता है, तो हो सकता है लेकिन बाद में ये नहीं खुलेगा, ये तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल बंसल सर, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल बंसल सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से ईरान ये फैसला कर रहा है कि हम यहाँ से टैक्स वसूली करना शुरू करेंगे, अपने नए नियम जो है यहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर लागू करेंगे, ऐसे में बहुत नुकसान के तले है इस वक्त ईरान। लेकिन बावजूद इसके ये फैसले लेकर तमाम जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने खिलाफ खड़ा कर रहा है। सज्जाद जी, क्या आपको नहीं लगता ऐसे? देखिए, जहां तक हॉर्मुज का ताल्लुक है, हॉर्मुज में अभी तक कोई उधर से कोई टैक्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी। ये पूरा जहां से चीज़ें सामान आना जाना टैंकर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेवरेज था। लेकिन हम अगर थोड़ा देखेंगे, चाहे आप तुर्किश स्ट्रेट की बात करें, स्विस कनाल की बात करें, पनामा कनाल या डेनिश कनाल या स्ट्रेट ऑफ मलाका, इन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वो लेकिन वो कनाल है, उनका कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट उनसे बिल्कुल अलग है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन ईरान की तरफ से करवाया नहीं गया।
बट उनका ये क्लेम है ना कि हम यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ जो है वो शिप्स आने जाने के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसका फीस लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू जो उनके पार्लियामेंट में अभी पास हुआ है, जो बंसल साहब ने भी कहा, उसमें यही क्लेम है कि हमारा टेरिटोरियल वाटर है और इसमें जो हम सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऑयल टैंकर्स और शिप्स को आने जाने के लिए जो हम पैसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी हम फीस ले रहे हैं। तो ये एक उनके लिए एक गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो पिछले 37 सालों में जिस तरीके का एक वायलेशन हुआ ना कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए और अमेरिका की तरफ से पूरा इकोनॉमिकल सैंक्शंस थी, पाबंदियां थी, लेकिन किसी भी थर्ड कंट्री ने इस रीजन में ईरान पर दवाइयों तक की पाबंदी को लेकर के कोई आवाज नहीं उठाई। तो आज इनको ये मौका मिला है और ये नहीं चाहेंगे कि इस मौके को हाथ से जाने दे, जब चाइना आपके साथ खड़ा है, रशिया आपके साथ खड़ा है और यहाँ जहाँ तक यूएन चार्टर्स की बात है, यूनाइटेड नेशन की बात है, तो उसकी धज्जियां तो सबसे ज्यादा अमेरिका ने उतारी हैं, उसकी सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई हैं इसराइल ने। तो अब ईरान ये समझता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस जंग में हम अपने लिए कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जो है वो बनाएं, ताकि जो डिस्ट्रक्शन ईरान के अंदर हुआ है इन कंट्री के अंदर इस जंग के दौरान, उसको कम से कम उसकी भरपाई कर सकें। मेरा ये ख्याल है। लेकिन भरपाई के लिए तो वो अपने नियमों में अलग से बोल रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, उसमें तो वो अलग कंडीशन रख रहे हैं ना बातचीत के लिए। संजीव जी क्या कहेंगे इस पर, आप बताइएगा। सज्जाद जी को आपने सुना है, और जो अलग तरीके से नियमों को लागू करने की बात ईरान कर रहा है, ऐसे में तमाम कंट्रीज अब उनके खिलाफ नहीं हो जाएंगे क्या, और वो भी इतने नुकसान के तले होने के बावजूद? देखिए, अगर इसी तरीके से अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वाली अगर कहावत चरितार्थ की जाने लगी, तो फिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून किस लिए बने हैं, ये जो अनक्लॉज के जो नियम है वो किस लिए बने हैं, किस दिन के लिए बने हैं? ऐसे में तो जाहिर है कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ पूरे विश्व को ले जाएगा, फिर से एक नया कोई यूएन चार्टर लिखना पड़ेगा। अगर इसी तरीके की स्थितियां रही तो फिर तो ये कियोस, ये अराजकता हो जाएगी। स्टेट ऑफ मलक्का में भी अगर कोई शिप गुजरेगा तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि भाई ठीक है, हमको भी यहाँ से सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, हम भी पर बैरल जो लेंगे पैसे, चाइना भी उधर लेना शुरू कर देगा, और हर जगह जो बड़ी बड़ी जो कैनाल्स हैं, हर एक राष्ट्र इसी तरीके से पैसे की वसूली उगाही, जिसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, वो करना शुरू कर देगा। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय का जो नियम है, कानून है, अगर टूटेंगे तो दुनिया विश्व युद्ध में जाएगी, फिर तो ये महाविनाश की तरफ ले जाएगा। इतना ही मैं कहूंगा। अभी बिल्कुल ये आसान नहीं है। ईरान भले ही यहाँ पर अपने संसद में कोई भी कानून पास कर ले, लेकिन यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ऐसा नहीं हो सकता कि अपने संसद में कानून पास कर लिया है तो वो लागू हो गया और तमाम कंट्रीज जो है उसको मान रहे हैं। यहाँ पर इसको लेकर जरूर जो है तमाम कंट्रीज भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर एक्शन जो है वो हो सकता है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ इसका हल निकलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, जेके बंसल सर, सज्जाद जी, संजीव जी, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया लाइफ टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। वैष्णव, बिल्कुल, हमारे इस खास कार्य में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए इस पूरे विषय पर एक बार फिर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइफ टाइम्स।